सूरज कुमार के इस चैनल में आप लोग का स्वागत है। मैं सूरज और मैं इस चैनल में आप लोग का अभिनंदन करता हूँ। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोग के लिए लेके आया हूँ फंडामेंटल राइट्स। जी, आपने बिल्कुल सही सुना, फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार। सबसे तो बोला जाए तो दुखी की बात एक ये भी है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसको अपना मौलिक अधिकार नहीं पता कि उसका क्या अपना फंडामेंटल राइट्स है, नहीं है। उसको अपना मौलिक अधिकार नहीं पता। एग्जाम्स की बात तो छोड़िए। तो चलिए आज हम लोग पूरा सीखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स हमारे हैं क्या। यदि आप ध्यान से सुनते हो तो शायद आपके कोई भी एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते होंगे जो आज मैं नहीं बताऊंगा फंडामेंटल राइट्स में। चाहे कोई भी एग्जाम्स हो, चाहे CDS हो, नेवी हो, SSC हो, LDC हो, CGL हो, कोई भी, सारे एग्जाम के क्वेश्चन को आप क्रैक कर पाएंगे सिर्फ आप यदि पूरे वीडियो को ध्यान से सुनते हैं। ये कोई पिक्चर बेस्ड या रिटर्न बेस्ड नहीं है, ओनली वॉइस है। यदि आप पूरा वीडियो सुनते हैं, मैं शुरू से लेकर अंत तक पूरा फंडामेंटल राइट्स बोलूँगा। यदि आप चाहें तो कॉपी कलम लेके भी बैठ सकते हैं। आप उसको जो इम्पोर्टेंट्स पॉइंट होगा उसको आप नोट भी कर सकते हैं, लेकिन पूरा मज़ा आएगा। अब पूरा फंडामेंटल राइट्स आज हम लोग सीखेंगे, कंप्लीट फंडामेंटल राइट्स। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार, या इसे कहीं कहीं मूला अधिकार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स को? मौलिक अधिकार या मूला अधिकार। तो सबसे पहले क्वेश्चन एग्जाम्स में हमेशा पूछे जाते हैं कि फंडामेंटल राइट्स कौन से भाग में और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है। तो हम लोग जानेंगे कि भाग 3, कौन सा भाग? भाग 3, भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। देखिए, मैं एक एक सेंटेंस को 3 से 4 बार रिपीट कर दूंगा ताकि आपको यही याद हो जाए, फिर दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़े। तो आप याद रखिएगा कि फंडामेंटल राइट्स जो है भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से 35 तक है। कई एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं कि फंडामेंटल राइट्स भाग किस में है, तो भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। तो चलिए इसके बाद हम लोग जानते हैं मौलिक अधिकार है क्या। तो यह जनता को प्रदत्त संविधान द्वारा ऐसे अधिकार है जो उसके मूल के हितों को रक्षा करता है। कहने का मतलब कि मौलिक अधिकार जनता को प्रदत्त है, उसका वो अपना अधिकार है जो उसको मौलिक अधिकार को रक्षा करता है। दूसरी बात कि इसमें एक वर्ड बार बार रिपीट होता है कि मौलिक अधिकार भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में। इसको एक नाम और जानते हैं, मेगना गाटा। याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में ये भी करता है एग्जाम्स में कि मौलिक अधिकार भाग 3 का दूसरा नाम क्या है, तो भाग 3 को ही मेगना गाटा कहा जाता है। असल में बोला जाए तो मेगना गाटा जो है ब्रिटेन से आई हुई अवधारणा है जिसमें मजदूरों को कुछ अधिकार दिया जाता है। मतलब ब्रिटेन में एक अवधारणा आई थी जिसमें मजदूर को कुछ गिफ्ट वगैरह वगैरह कुछ भी दिया जाता है, तो उसको एक नाम दिया गया था, मेगना गाटा। तो आप ये भी याद रखिएगा, इससे एक ही क्वेश्चन बनेगा कि मेगना गाटा भाग 3 को कहते हैं। याद रखिएगा, भाग 3 को क्या कहते हैं? मेगना गाटा। चलिए अब हम लोग जानते हैं मौलिक अधिकार है कितना। तो हम लोग बचपन से पढ़ते आए थे कि मौलिक अधिकार 7 थे। बिल्कुल राइट पढ़े थे कि मौलिक अधिकार हम लोग का कितना था? 7 ही था। लेकिन अब 7 नहीं है। अब हम लोग के पास मौलिक अधिकार 7 नहीं है। अब हम लोग के पास जो प्रेजेंट मौलिक अधिकार है, प्रेजेंट फंडामेंटल राइट्स है, तो वो 6 है। एक फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया है। अब हम लोग के पास मौलिक अधिकार जब भी पढ़े या जहाँ भी पढ़े करंट रहें, अब 6 है, 7 नहीं है। एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है। तो चलिए हम लोग जानते हैं एक मौलिक अधिकार हटाया वो कौन है और कैसे हटाएगा। तो एक मौलिक अधिकार जो हटाया गया वो था संपत्ति का अधिकार। जी फ्रेंड्स, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को 44वें संशोधन मतलब होता है अमेंडमेंट एक्ट। तो याद रखिएगा, संपत्ति के अधिकार को 44वें संशोधन 1978 के तहत हटा दिया गया है। कौन से तहत? तो याद रखिएगा, ये धारा अक्सर पूछा गया है। 44वें संशोधन 1978 के तहत, 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। और इसको अब कहाँ रखा गया? तो कानूनी अधिकार में रखा गया। इसको याद रखिएगा, कहाँ रखा गया? कानूनी अधिकार 300A में, हिंदी में बोले तो 300 क। तो याद रखिएगा, संपत्ति के अधिकार को अब मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है 44वें संशोधन 1978 के तहत। और इसे अब रखा गया है 44वें संशोधन 1978 के तहत अब इसको रखा गया है कानूनी अधिकार 300A में, यानी 300 क में। याद रखिएगा। अब देखिए हम लोग सीखते हैं वर्तमान में जो 6 मौलिक अधिकार है, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार कौन कौन है।
तो सबसे पहले हम लोग चलिए क्रम से उसका नाम जानते हैं। पहला है समानता का अधिकार। पहला मौलिक अधिकार हम लोग का है समानता का अधिकार। पहला मौलिक अधिकार समानता का अधिकार, उसमें अनुच्छेद जो है 14 से 18 तक है। समानता का अधिकार में 14 से 18 तक है। समानता का अधिकार में 14 से 18 तक है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है। 19 से 22 तक है। तीसरा आपका आ जाता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा आपका क्या आता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो आपका है 23 से 24 में। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। चौथा आपका आ जाता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक। उसके बाद आपका आता है पांचवा संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार 29 से 30 में। लास्ट आपका छठा जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में आता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में आता है। तो हम लोग सबसे पहले पढ़े समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार और छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो देखिए सिर्फ ये पढ़ लेने से आपके एग्जाम्स क्लियर नहीं होंगे, इसके अंदर से सवाल किया जाता है एग्जाम्स में। अगर अच्छे एग्जाम्स में आप बैठते हैं CGL UPSC इस टाइप के, तो आप ये देखिए ये हेडिंग पढ़ लेने से आपका क्रैश नहीं होगा एग्जाम। आपको अगर एग्जाम को क्रैक करना है तो आपको इसका अंदर से एक एक पॉइंट जानना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके डील भी करते हैं। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट को लेते हैं समानता या समता का अधिकार जिसको कहते हैं। ये आर्टिकल जो था आपका 14 से 18, कौन से आर्टिकल में आता है? ये 14 से 18 के बीच। तो अब देखिए 14 से 18 में क्या क्या आ गया? आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18। तो हम लोग इसको की वाइज याद करेंगे। ऐसे अगर आप पढ़ते रहिए किताबों में तो बहुत बार पढ़े होंगे, लेकिन याद हुआ क्या? नहीं ना। एक एक की वाइज रटेंगे तुरंत हो जाएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता। 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता। 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता। कहने मतलब कानून के नज़र में सभी को समान और बराबर हक मिलना चाहिए। अनुच्छेद 14 में। 15 अब आता है 15। अनुच्छेद 15 में है धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि के विभेद पर रोक होना चाहिए। मतलब किसी को धर्म पर हम क्या बोलते हैं, भेदभाव नहीं कर सकते, जाति पर भेदभाव नहीं कर सकते, लिंग पर व्यवस्थान नहीं कर सकते। तो याद रखिए आर्टिकल 15 में हम लोग धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि विभेद पर रोक लाते। अब 16 आता, आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 आपका हो गया लोक नियोजन। जी क्या हो गया? लोक नियोजन के अवसर की समानता। लोक नियोजन। अब बोलिएगा सर ये लोक नियोजन तो समझ में नहीं आया, लोक नियोजन समझ में नहीं आया। तो सोचिए लोक नियोजन मतलब नौकरी के अवसर की क्षमता, सबको नौकरी में समान होना चाहिए। अब तो बहुत आदमी को ये लगता होगा कि सर SC ST में छूट का है, तो वो भी आगे हम समझाएंगे, इसका कुछ अलग प्रावधान है। तो चलिए अब आता है 17, आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 में है टचबिलिटी। क्या है? अनटचबिलिटी, छुआछूत जिसको कहते हैं, अस्पृश्यता का अंत जिसको कहते हैं। देखिए ये तो एक बार एग्जाम में आया हुआ था, मैंने खुद ही एग्जाम में बैठा था, तो 17 जब आर्टिकल था मैंने पढ़ के गया था कि छुआछूत। देखिए तो छुआछूत तो याद था, लेकिन एग्जाम में कभी कभी ये वर्ड यूज कर देता अस्पृश्यता। याद रखिएगा आर्टिकल 17 जो है अस्पृश्यता, ये छुआछूत वाला मतलब नहीं होता, किसी को पहले टच नहीं कर सकते थे, ये वे पुरानी रूढ़िवादी परंपरा। तो वो आर्टिकल 17 में सबसे इंपॉर्टेंट अभी तक का यही है, आर्टिकल 17 छुआछूत। उसके बाद आता है आपका आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। तो हमने सीखा समता का अधिकार 14 से 18। फिर से एक बार देखिए रिकॉल कर देते हैं। 14 में था विधि के समक्ष समानता। 15 धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि विभेद पर रोक। 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता। 17 छुआछूत। 18 उपाधियों का अंत। शायद आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं कॉपी में। चलिए अगला पॉइंट हम लोग दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा था आपका स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा क्या था आपका? स्वतंत्रता का अधिकार, जो 19 से 22 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है? 19 से 22। तो सबसे पहले आता है अनुच्छेद 19 से 22 में 19 देखते हैं। 19 में मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या 19 में? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब देखिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंदर भी 6 पॉइंट है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंदर भी 6 पॉइंट है।
पहला पॉइंट, बोलने की स्वतंत्रता। पहला क्या है? बोलने की स्वतंत्रता, आप कुछ भी कहीं भी बोल सकते हैं, स्वतंत्र है। दूसरा है शांतिपूर्ण रूप एकत्रित होने की स्वतंत्रता, आप कहीं भी कुछ भी शांतिपूर्ण से एकत्रित होकर खड़ा रह सकते हैं या बोल सकते हैं। तीसरा है आपका सभा समूह बनाने की स्वतंत्रता। तीसरा क्या है? सभा समूह बनाने की स्वतंत्रता। चौथा है भारत में आवागमन, मतलब पूरे भारत में आप कभी भी घूम सकते, कहीं भी जा सकते, कोई रोक टोक नहीं है। पांचवा है आपका भारत में निवास, मतलब कहीं भी भारत में आप निवास कर सकते, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी एरिया हो। और उसके बाद भारत में आजीविका, मतलब रोजगार का साधन, आप कहीं भी निवास कीजिए, कुछ खाना पड़ेगा ना, तो रोजगार। तो चलिए हम लोग इसको कुछ ट्रिक वाइज भी याद करते हैं। आर्टिकल 19 था, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार। 19 में था क्या? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो 6 पॉइंट हम लोग इसमें देखे थे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंदर भी 6 पॉइंट थे। तो चलिए हम लोग मान लीजिए कोई भी लड़का था, सरकार के कार्यों से खुश नहीं था, तो पहला में क्या था? बोलने की स्वतंत्रता। तो मान लीजिए बोला तो उसका काम नहीं बना, फिर वो क्या किया? अकेला उसका काम नहीं बना तो कुछ लोगों को इकट्ठा करके एकत्रित हो गया, उसमें भी काम नहीं बना, तो मान लीजिए वो सभा समूह बनाया और सभा समूह बनाने का स्वतंत्रता किया, फिर उसका भी काम नहीं बना तो वो पूरा घूम घूम के प्रचार करने लगा, आवागमन। उसके बाद घूमने लगा, तो कब तक घूमेगा? उसको निवास करने की जरूरत पड़ेगा। उसके बाद वो निवास करने लगा, और निवास किया तो कुछ रोजगार करना पड़ेगा, तभी ना पेट भरेगा, तो कुछ रोजगार के। तो आप याद रखिएगा 19 के अंदर 6 पॉइंट था। बोलने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण एकत्रित होने की स्वतंत्रता, सभा समूह बनाने की स्वतंत्रता, भारत में आवागमन, भारत में निवास, भारत में रोजगार, आजीविका। चलिए अगला आप चलते हैं। 19 के बाद 20, आर्टिकल 20, अनुच्छेद 20। 20 में था अपराध के दोष सिद्धि के संरक्षण। आर्टिकल 20 में क्या है? अपराध के दोष सिद्धि के संरक्षक। अब क्या अपराध है, चलिए सीखते हैं इसको भी। जैसे कोई अपराधी है तो उसको भी 3 प्रकार का स्वतंत्रता मिला है। जैसे यदि कोई हम जुर्म किए, कोई क्राइम किए, तो हमको भी 3 प्रकार का छूट मिलता है अनुच्छेद 20 के तहत। पहला छूट क्या? कि उसको उसी समय के कानून से सजा सुनाया जाए जिस समय वो गुनाह किया था। मेरा कहने का मतलब है, समझिएगा ध्यान से, कि मान लीजिए मैंने कोई क्राइम 2015 में किया था, और उस टाइम उस क्राइम का, उस गुनाह का सजा था 5 महीना। अब मुझे पुलिस लोग जो भी हैं वो पकड़े 2017 में, और उसी प्रावधान का, उसी गुनाह का 2017 में जुर्म का सजा हो चुका है 5 साल का, तो मुझे 5 साल का सजा नहीं मिलेगा। यदि मैंने 2015 में गुनाह किया तो मुझे सजा भी 2015 के लॉ के तहत मिलेगा, यानी 6 महीना का सजा मिलेगा, साल भर का सजा नहीं मिलेगा। आप समझ गए पहला पॉइंट, कि उसे उसी समय के कानून से सजा सुनाया जाएगा जिसमें वह व्यक्ति अपराध किया था। दूसरा, खुद के विरोध में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाता। कहने का मतलब कहीं कोई यदि अपराधी है तो पुलिस उसे मार मार के उससे सजा नहीं उगलवा सकती, मतलब खुद के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, तुम उगलो, ये तुम किए हो, ये तुम किए हो, वो नहीं किया जा सकता है। इसका तीसरा पॉइंट है, एक अपराध का एक ही बार सजा होगा। एक अपराध का एक ही बार सजा होगा। कहने का मतलब एक बार कोई अपराध किया, बार बार उसी के लिए उसको सजा नहीं दिया जाए, एक अपराध का एक ही बार। अगला अनुच्छेद हम लोग पढ़ेंगे 21। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21, क्या अनुच्छेद 21 में? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अब प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता बोलिएगा, समझ में नहीं आया तो जीवन का अधिकार जितना है वो सबको हम प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, मतलब अच्छा खाना खाना, अच्छा पानी पीना, अच्छा सांस लेना, ये सब प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में आएगा अनुच्छेद 21 में। उसके बाद आपका आ जाता है इसी में 21A। 21A देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 21A ये क्या है? इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा है। 21A, अनुच्छेद 21A के तहत 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है। अब किस एमेंडमेंट के तहत? तो ये भी याद रखिएगा, 86वें संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। ये 86वें संशोधन 2002, 86वें संशोधन 2002, 86वें संशोधन 2002। अब याद रखिए अनुच्छेद 22, गिरफ्तारी के संरक्षण। चलिए देखिए 20 और 22, अभी हम लोग अनुच्छेद 20 पढ़े थे ना, तो उसमें क्या था? अपराध के संरक्षण था। अब 22 में गिरफ्तारी। लड़का अक्सर कंफ्यूज रहता है कि अपराध 20 में था या 22 में था, गिरफ्तारी 20 में था या 22 में था। तो ये आप याद रखिए कि पहले अपराध करेगा तो पहले तब गिरफ्तारी होगा, यानी पहले अपराध करेगा तो 20 में अपराध था, अब 22 में गिरफ्तारी है। अनुच्छेद 22, गिरफ्तारी के संरक्षण। अनुच्छेद 22, गिरफ्तारी के संरक्षण। तो चलिए पहले 3 पॉइंट है इसमें। पहला पॉइंट, कारण पूछने का अधिकार। यदि कोई व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है किसी भी प्रशासन द्वारा, सबसे पहला उसका हक है कि वो कारण पूछ सकता है। दूसरा, 24 घंटे के अंदर उसको
जज के सामने उपस्थित करना होगा। बहुत जगह आप देखते हो किसी को गिरफ्तार किया है पुलिस में 3-4 दिन से मार डंडा दे रहा है, वो गलत है। अगर आप शिक्षित व्यक्ति हैं तो 24 घंटे के अंदर उसको जज के सामने पेश करना होगा। लेकिन हाँ, इसमें एक नोट भी है, आवागमन का टाइम नहीं जुड़े, उसको पकड़ने में जितना टाइम लगेगा वो सब टाइम गिनती नहीं होगा। ठीक है। तीसरा है कि मनपसंद कानूनी सलाहकार वकील ले सकता है वो हम पुलिस को बोल सकते हैं कि मुझे अपना वकील चुनने दिया जाए, वो चुन सकेगा। तो हमने पढ़ लिया स्वतंत्रता का अधिकार में 19 से 22 तक। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक मैंने क्लियर किया। उसके बाद आता है स्वतंत्रता के अधिकार के बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। किसमें है शोषण के विरुद्ध अधिकार? आर्टिकल 23-24 में। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23-24। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23-24। अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 देखिए क्या है। मानव व्यापार, बालात श्रम, बंधुआ मजदूर पर रोक। बंधुआ मजदूर तो आप समझते ही होंगे, जैसे किसी को बच्चा में ही मजदूर बना लेते और ज़िंदगी भर के लिए उससे काम कराया जाता है। तो अनुच्छेद 23 के तहत ये सब रोक लगाया जाएगा। किसी से मानव व्यापार नहीं कर सकते, बालक श्रम नहीं करवा सकते, बंधुआ मजदूर नहीं करा सकते। उसके बाद आता है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 24। इसमें क्या है कि 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को किसी भी कारखाना, किसी भी लेबर स्थान पे आप काम नहीं करा सकते। कहने का मतलब है जो भी बच्चा 14 वर्ष की आयु से नीचे, उसको आप कहीं भी काम पे नहीं लगा सकते। अब अपना घर का काम कर सकता, जैसे कि अपना घर में खाना बनाना, तो ये सब काम तो कर ही सकता, लेकिन कहीं भी इलीगल काम नहीं करवा सकते। जैसे 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को किसी दुकान में काम नहीं करवा सकते, किसी कारखाने में काम नहीं करवा सकते, किसी मजदूर के साथ काम नहीं करवा सकते। तो ये अनुच्छेद 24 के तहत छूट मिला है। उसके बाद आपका आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अगला पॉइंट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में। किसमें है ये? 25 से 28। अनुच्छेद 25। सबसे पहले धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है 25 से 28, उसमें हम लोग पॉइंट लेते हैं अनुच्छेद 25। धर्म को मानने, आचरण, प्रचार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में। कहने का मतलब कोई भी इंसान कोई भी धर्म मान सकता है, ये हमको बाध्य नहीं किया जाएगा, तुमको यही मानना पड़ेगा। आपको जो पसंद है आप वो धर्म अपना सकते हैं। इसीलिए शायद आप लोग सुने होंगे सिख भाई लोग जो है वो हेलमेट कभी नहीं लगाते, उसके लिए पगड़ी लगाते हैं। ऐसे अब पुलिस लोग उनको पकड़ती भी नहीं, क्या कि वो उनका धर्म के खिलाफ हो जाएगा। वो है इसीलिए हेलमेट के जगह पर अपने पगड़ी, अपनी पाग लगा के चल सकते हैं, कहीं उसको कोई टैक्स फाइन नहीं किया जाता है। ये अनुच्छेद 25 के तहत ही उन लोगों को छूट मिला है। उसके बाद आता है आपका अनुच्छेद 26, धार्मिक प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। धार्मिक प्रबंधन इक्वल टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट से तो आप लोग जानते होंगे, जैसे कोई भी अगर धर्म का पूजा वूजा करे तो वहाँ से सामान इकट्ठा करवाना, कुछ पैसा वैसा देना, ये भी जो भी हो धार्मिक प्रबंधन में आता है 26 में। मतलब कुछ पैसा नहीं देना कह सकते, लेकिन कह सकते धार्मिक प्रबंधन का अर्थ हो गया आर्टिकल 26। आप ये वर्ड याद रखिएगा, आर्टिकल 26 धार्मिक प्रबंधन, मतलब सारा सामान उमान इकट्ठा करना, सब देख रेख करना, ये आपका अनुच्छेद 26 में आ जाएगा। उसके बाद आता है आपका अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 27 धार्मिक संपोषित। इसमें वर्ड याद रखना आपको, अनुच्छेद 27 में धार्मिक संपोषित। अनुच्छेद 27 धार्मिक संपोषित। ये क्या होता है देखिए, इसमें क्या होता है कि कहीं भी कोई पूजा हो, कोई फंड हो, उसमें आप पैसा ला के दे। संपोषित का मतलब होता है निधि कोष, फंड कोष। जैसे कि कहीं भी आप पैसा दे सकते हैं, जैसे कोई भी पूजा आयोजन हो, जैसे अभी देख रहे होंगे अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, तो उसमें आप 5 लाख 10 लाख ये जो भी पैसा डोनेशन करते हैं फंड के रूप में, सब्सक्रिप्शन के रूप में, वो आता है आपको आर्टिकल 27 के तहत। उसके बाद आता है अनुच्छेद 28। क्या आता है? अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 देखिए क्या है, धार्मिक शिक्षा उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 धार्मिक शिक्षा उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। कहने का मतलब कोई भी धर्म में पूजा वूजा वगैरह हो रहा है, आप किसी भी धर्म को उस पूजा में सम्मिलित हो सकते हैं, इंक्लूडेड हो सकते हैं। दुर्गा पूजा है, यदि मान लीजिए मुस्लिम भाई लोग हम लोग हैं तो उसमें जाके देख सकते, कोई रोक टोक नहीं है, हम किसी भाई में देख सकते हैं। वो था अनुच्छेद 28। अब हम लोग आते हैं संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। 29-30 में था ये, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 29। तो देखिए ये बात याद रखिएगा, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है केवल अल्पसंख्यकों के लिए है, बहुसंख्यकों के लिए नहीं है। वर्ड पे ध्यान देखिएगा, केवल अल्पसंख्यकों को दिया गया है, संख्यकों को नहीं, बहुसंख्यकों, केवल अल्पसंख्यकों को दिया जाएगा। जैसे अनुच्छेद 29 लेते हैं, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। 29 में क्या है?
अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। चलिए उसके बाद है अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को जो शिक्षा संबंधी प्रावधान है उसका संरक्षण। तो देखिए पहला तो 29 हो गया अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, और अनुच्छेद 30 आपका हो गया अल्पसंख्यकों के जो शिक्षा संबंधी प्रावधान उसका संरक्षण। बोलिएगा ये समझ में नहीं है, चलिए समझाते हैं। शिक्षा संबंधी जैसे कोई भी कास्ट हो, कोई भी धर्म हो, कुछ भी समुदाय हो, उससे हमको मतलब नहीं। उसका यदि अपना कोई संस्कृति है, अपना कोई संस्कृति है, तो अपना स्कूल कॉलेज खोल सकता है अपने धर्म को बचाने के लिए, अपना संस्कृति को बचाने के लिए। मान लीजिए उसका संस्कृति धीरे धीरे लुप्त होते जा रही, तो अपना स्कूल खोले, वो अपना धर्म का पाठ्यक्रम कराया जा सकता है, वो पढ़ाया जा सकता है, किसी को पढ़ा सकता है अपना धर्म के बारे में, अपना संस्कृति को बचाने के लिए। ये आपका था आर्टिकल 30। चलिए लास्ट आपका बचा संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 VVI द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। ये देखिए क्या है, अभी तक हम लोग जितना भी आर्टिकल पढ़े, जितना भी मौलिक अधिकार पढ़े का यदि कोई मौलिक अधिकार का हनन करता, ऊपर जितना भी आर्टिकल वो मौलिक अधिकार को नहीं मानता है, कोई व्यक्ति या कोई सरकार आपके अपने मौलिक अधिकार को छीनता है आपसे, तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील दायर कर सकते हैं, उस पर कार्रवाई होगी। चलिए अब ये था आपका मौलिक अधिकार। अब इससे रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी हम लोग देख लेते हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछा गया है। देखिए कहीं के एग्जाम में पूछा जाता है कि संवैधानिक उपचारों को किसने संविधान की आत्मा कहा है। अभी जो हम लोग पढ़े आर्टिकल 32 यानी 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, किसने इसको संविधान की आत्मा कहा था? तो याद रखिएगा बी.आर. अम्बेडकर, भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा था। एक क्वेश्चन अक्सर लोग इसमें भी फंसता है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना को भी आत्मा कहा गया, तो कैसे डाउट हो जाता है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना को भी आत्मा कहा गया और बी.आर. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों को भी आत्मा कहा है। तो याद रखिए जब नाम आ जाए बी.आर. अम्बेडकर तो याद रखना आपको संवैधानिक उपचारों का अधिकार को ही आत्मा कहा है। लेकिन यदि बी.आर. अम्बेडकर नाम नहीं आता है तो भारतीय संविधान में प्रस्तावना को ही आत्मा कहा गया, ये याद रखना आपको, ठीक है। चलिए उसके बाद एक पॉइंट और लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करती है या हाई कोर्ट, यदि कोई भी मौलिक हनन करता है, ये मूल अधिकार को नहीं मानता है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट 5 प्रकार का रीट जारी करती है। कितना प्रकार का रीट जारी करती है? 5 प्रकार का। सबसे पहले अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करती है, और 226 अनुच्छेद के तहत हाई कोर्ट। इसको एकदम नोट कर लीजिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट 5 प्रकार की रीट जारी करती है। कितने प्रकार की रीट जारी करती है? 5 प्रकार की। सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत, हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 5 रीट का नाम जानते हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, पहला रीट का नाम बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा रीट का नाम परमादेश, दूसरा रीट का नाम परमादेश। तीसरा रीट का नाम प्रतिषेध, तीसरा रीट का नाम प्रतिषेध। चौथा रीट का नाम उत्प्रेषण, चौथा रीट का नाम उत्प्रेषण। अब 5वां रीट का नाम अधिकार परीक्षालेख, 5वां रीट का नाम अधिकार परीक्षालेख। फिर से सुन लीजिए, 5 प्रकार का रीट है। पहला रीट बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण और 5वां अधिकार परीक्षालेख। 5वां क्या हम लोग का? अधिकार परीक्षालेख। अब चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला जो था बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसमें का मतलब है जब कोई भी व्यक्ति को पकड़ लिया जाता है तो उसे 24 घंटे के अंदर जज के सामने पेश किया जाता है, इसका मतलब हुआ बंदी प्रत्यक्षीकरण। पहले भी हम लोग इसको पढ़े थे। दूसरा परमादेश यानी आदेश, यदि कोई सरकारी कर्मचारी अपना काम सही ढंग से नहीं करता तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसे आदेश देता कि वो अपना काम सही ढंग से करे, नहीं तो उस पर कार्रवाई होगी। तीसरा है प्रतिषेध। प्रतिषेध क्या है कि ऊपरी न्यायालय जो होता है वो जारी करता है निचली न्यायालय को। कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट है हाई कोर्ट को, और हाई कोर्ट जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जारी करता है कि यदि कोई क्षेत्र उसका क्षेत्र में नहीं है, कोई भी केस यदि उसका क्षेत्र में नहीं है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के क्षेत्र में, तो वो सुप्रीम कोर्ट बोलता है मेरे पास भेज दो। ऊपरी न्यायालय निचली अदालत को आदेश देता है कि यह कार्य आपके अधिकार क्षेत्र में से बाहर है तो आप कार्य ना करें। यह था प्रतिषेध। उत्प्रेषण भी सेम उसी प्रकार है, जितना प्रतिषेध उत्प्रेषण दोनों में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। मतलब कहने का मतलब उत्प्रेषण समझिए ध्यान से, उत्प्रेषण
हाई कोर्ट जो है, मान लीजिए कोई केस को बहुत दिन से लंबे समय से डील कर रहा है, उसे डील नहीं हो रहा है, तब सुप्रीम कोर्ट बोलता है इस लंबित मुकदमे को मेरे पास भेज दो। इसी को कहते हैं उत्प्रेषण। उसके बाद लास्ट है आपका अधिकार पृच्छालेख। अधिकार पृच्छालेख, इसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अगर कोई पद पे कोई सार्वजनिक अधिकारी बनता है और वह असंवैधानिक माध्यम से यह पद ग्रहण कर लेता है, तब यह रीट जारी किया जाता है। मतलब कोई भी जॉब वाला पर्सन है, वो देखिए मान लीजिए सपोज कोई सब इंस्पेक्टर पे है या सीजीएल के पोस्ट पे है, तो यदि वह असंवैधानिक मतलब इलीगल रूप से उस पोस्ट पे है और गवर्नमेंट तब उस पर छानबीन कर सकती है, उस पर कार्रवाई कर सकती है कि आप किस प्रकार इस पोस्ट पर आए हैं, उसका जवाबदेही उसको देना पड़ेगा, नहीं तो उस पर कार्रवाई होगी। यही था अधिकार पृच्छालेख। चलिए, आज का मेरा फंडामेंटल राइट्स यहाँ तक था। हम लोग पूरा फंडामेंटल ध्यान से पढ़ें। यदि आप 1-2 बार 3 बार सुनते हैं इसको ध्यान से, कॉपी में नोट कर लेते हैं, तो शायद इस प्रकार पूरा वॉइस वीडियो यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगा, कंप्लीट नहीं मिलेगा। आप तो पढ़े बहुत बार होंगे, 3-4 पार्ट बाई पार्ट आएगा, इतना कम समय में इतना ज़्यादा डिटेल्स आपको नहीं मिलेगा। आप शायद इतना बार मैंने रिपीट भी किया एक सेंटेंस को। यदि आप ध्यान से सुने, ध्यान से पूरा ध्यान से एक वर्ड को सुने, एक सेंटेंस को सुने, 2-3 बार वीडियो देख ले, तो मुझे नहीं लगता आपको फंडामेंटल में कुछ डाउट होगा। चलिए, देखने के लिए थैंक यू फॉर सो वॉचिंग। थैंक यू।